हेलो दोस्तों, आर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन किया था, उसी तरह आज हम लोग 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय स्वशासन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह संशोधन यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा से 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हुआ और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति से यानी कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, इसको राष्ट्रपति को मंजूरी मिली। उसके बाद 1 जून 1993 को यह पूरे देश में प्रभावी हो गया यानी कि लागू हो गया। जिस तरह हम लोग 73वां संविधान संशोधन में देखेंगे एक भाग जोड़ा गया था जिसका नाम था भाग 9, उसी तरह 74वां संविधान संशोधन में एक और भाग जोड़ा गया संविधान संशोधन करने के बाद 9A, जिसका क्या नाम रखा गया, नगर पालिका। ठीक। और 73वां संविधान संशोधन में क्या था, 9 में क्या था, भाग 9 में क्या था, पंचायत। उसी तरह देखेंगे अनुच्छेद की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायत के विषय में अनुच्छेद की बात करते हैं तो 243 से 243 ओ तक वर्णन था। ठीक है, पंचायत के बारे में। लेकिन 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 243 पी से 243 जड जी तक वर्णन है। किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि नगर पालिका की परिभाषा हो गया, नगर पालिका के गठन कैसे होंगे, नगर पालिका के कार्य कैसे होंगे, तो इन सब का वर्णन अनुच्छेद में किया गया है। अब जड जी का मतलब क्या होता है, अब इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 243 जड तक हम पहुंच गए। ठीक है, फिर और आगे जब जोड़ेंगे 243 जड ए होगा। ठीक है, फिर 243 जड बी होगा। इस तरह से जोड़ते जोड़ते जड जी तक जाएंगे। समझ में आया। इसके बाद देखते हैं, जिस तरह 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें 29 विषय थे, उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय थे। इस 18 विषय में क्या क्या है, जैसे वाटर टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, सड़कें बनवाना, फिर नालियों की व्यवस्था करना, इन सब का पार्क बनवाना, तो इन सब का प्रावधान किसमें किया गया है, 12वीं अनुसूची में जो 18 विषय हैं इसमें किया गया है। चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव तो चूँकि ये स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय है तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। क्षेत्र जब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन में देखते हैं तो क्षेत्र क्या थे, ब्लॉक में बटे थे। और ये जो नगर पालिका है कि क्षेत्र होंगे, ये ब्लॉक में न बट करके वार्ड में बटेंगे। ठीक है। इसके बाद आरक्षण की बात करते हैं तो जो महिलाएं होंगी उनको 1/3 सीटें आरक्षित होंगी और जो SC/ST की महिलाएं होंगी उनको जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी। आयोग की बात करते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा और यह गठन कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल की बात करते हैं तो ये 5 वर्ष होगा, लेकिन विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। अब स्थानीय स्वशासन के प्रकार को देख लेते हैं। जैसे कि स्थानीय स्वशासन के 2 प्रकार होते हैं, एक पंचायत और इसी को हम कह सकते हैं कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। पंचायत भी कह सकते हैं या फिर हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। तो इसमें जैसे इसके 3 का है, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत
जिला पंचायत। ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसी तरह इसको नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसको हम नगर पालिका भी कहते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। और एक बात और, स्थानीय स्वशासन का शुभारंभ 1687 ईस्वी में मद्रास में हुआ और पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई। उसके बाद मद्रास के बाद मुंबई में, उसके बाद कोलकाता में शहरी स्थानीय स्वशासन का शुभारंभ हुआ। तो दोस्तों आइए देखते हैं नगर पालिका के जो शहरी इकाइयां हैं उनको देखते हैं। पहला है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, और तीसरा है नगर निगम। और ग्रामीण स्तर पे कौन कौन सी इकाइयाँ थी? जब हम ग्रामीण स्तर पढ़े थे तो वहाँ था नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, अब जो है शहरी स्तरीय की हम लोग प्रणालियाँ पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है शहर स्तर पे पहला नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम। तो इसमें ये कहा गया है कि वह क्षेत्र यानी कि वह शहरी क्षेत्र जहाँ 10,000 से 20,000 तक जनसंख्या निवास करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? नगर पंचायत की संज्ञा देंगे। यानी कि जो गांव शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? नगर पंचायत कहेंगे। और नगर पालिका परिषद जहां पर वह शहरी क्षेत्र जहां पर 20,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या निवास करती है, उसको हम क्या कहेंगे? नगर पालिका परिषद कहेंगे। उसके बाद तीसरा इकाई जो है वो नगर निगम है। देखते हैं, वह शहरी क्षेत्र जहां 3 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती हो, उसको हम कौन सा क्या कहेंगे? नगर निगम कहेंगे। ये जो बात कही गई, ये बात कही गई 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ये बातें कही गई। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग इसको देख रहे होंगे, तो चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक अपना राज्य था, तो ये अपना नियम कानून बनाना चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? एक संशोधन लाया जिसका नाम था उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994। एक अधिनियम लाया गया और उसके अंतर्गत कहा गया कि वह क्षेत्र जहां 30,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या निवास करती है, उसको हम क्या कहेंगे? नगर पंचायत कहेंगे। और वह शहरी क्षेत्र जहां 3 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या निवास करती हो, उसको हम नगर पालिका परिषद कहेंगे। और वह शहरी क्षेत्र जहां 5 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या निवास करती है, उसको हम क्या कहेंगे? नगर निगम कहेंगे। ये किसके द्वारा कहा गया? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के अंतर्गत कहा गया। उसके बाद निर्वाचन देखते हैं। निर्वाचन प्रत्यक्ष माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम वार्ड में बांटते हैं। ठीक है, एक वार्ड 1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 21 22, ये सब क्या है? वार्ड में हम क्षेत्रों को बांट दिए। लेकिन 73वां संविधान संशोधन में क्या था? हम ब्लॉक में बांटते थे। अब यहाँ पे क्या है? शहरी स्तर पे हम वार्ड में बांट रहे हैं। ठीक है, तो हर एक वार्ड से क्या होगा? सभासद, हर एक वार्ड से, इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी एक सभासद, यहाँ भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब हर एक वार्ड से एक सभासद होगा, इसको मानिए। और इनका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष माध्यम से। ठीक है, लेकिन अब एक पद और बच रहा है जो है नगर पंचायत अध्यक्ष का, तो वो प्रत्यक्ष माध्यम से होगा या अप्रत्यक्ष माध्यम से होगा, इसका जो है
निवारण वो करेगा। राज्य विधानमंडल पे छोड़ दिया गया है कि प्रत्यक्ष माध्यम से होगा कि अप्रत्यक्ष माध्यम से होगा। चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा या राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा। लेकिन अब सभासद का जो चुनाव होगा वो तो प्रत्यक्ष माध्यम से होगा और सभी सभासद मिल के नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। क्लियर हो गया। योग्यताएं 21 वर्ष हो, ठीक है, वो पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, वो किसी लाभ के पद पे ना हो। कार्यकाल की बात करेंगे तो 5 वर्ष, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इकाई है वो नगर पालिका परिषद, तो इसमें भी निर्वाचन की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष माध्यम से सेम प्रोसेस इसमें भी है। जो शहर होगा वो वार्डों में बटा होगा और हर एक वार्ड से एक सभासद या जिसको हम पार्षद कहते हैं चुना जाएगा, जो कि किस माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से। और ये सब सभासद मिल करके नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष या फिर सभापति का चुनाव करेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं। नगर पालिका परिषद निर्वाचन की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष माध्यम से चुनाव होगा। जो नगर पालिका परिषद का क्षेत्र होगा उसको वार्डों में बांटा जाएगा और हर एक वार्ड से क्या होगा, एक सभासद होगा या फिर पार्षद होगा और जितने भी पार्षद होंगे सब पार्षद मिल करके एक नगर पालिका अध्यक्ष या फिर सभापति का चुनाव करेंगे। उसी तरह नगर निगम है तो 5 लाख से 10 लाख की जहाँ जनसंख्या निवास करती है वह नगर निगम कहलाता है, वह शहरी क्षेत्र नगर निगम कहलाता है। निर्वाचन की बात करते हैं या चुनाव की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष माध्यम से सेम प्रोसेस वही है। कुछ अध्यक्ष बढ़ते जाते हैं, जैसे नगर पालिका में कुछ बढ़ जाएंगे, नगर निगम में कुछ सदस्य बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं निर्वाचन की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष माध्यम से हर एक वार्ड से सभासद का चुनाव प्रत्यक्ष माध्यम से होगा, यानी कि जनता के द्वारा होगा और सब सभासद मिल करके क्या करेंगे, एक मेयर या महापौर का चुनाव करेंगे। मेयर या महापौर का चुनाव करेंगे। तो योग्यताएं सभासद के लिए 21 वर्ष, ठीक है, लेकिन वही महापौर के लिए क्या योग्यताएं हैं, 30 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना ही। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर जो समझ में आ रहा हो आप सभी लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।